बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में। देखो, क्वेश्चन लगातार बनता है यहाँ से। मैं वही टॉपिक टच कर रहा हूँ जहाँ से बीपीएससी टीआरई 4 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वही मुख्य मुख्य टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता है और लगातार बनते आया है बीपीएससी में, और बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना। मैं जितना बता रहा हूँ इतिहास में जो जो टॉपिक टच कर रहा हूँ उतना पढ़ो, मेरे से पढ़ो। मेरे से नहीं होता है, तुम पुस्तक खोल के किताब से पढ़ो, लेकिन उतना अगर तुम कवर कर लोगे तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज के सेशन में हम मार्ले मिंटो सुधार के बारे में समझेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे कि वह क्या बैकग्राउंड था जिसके अधीन होकर और अंग्रेजों को एक सुधार की तरफ बढ़ना पड़ा। वह मार्ले मिंटो सुधार 1909 की बात करें या मोंटेगू चेम्स सुधार 1919 की बात करें, ये संवैधानिक सुधार था। और यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। देखो, 1909 का जो सुधार था, जिसको हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। देखो, पहले आया मार्ले मिंटो, आया फिर आया मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो पहले मार्ले मिंटो समझो, 1919 का सुधार, सॉरी 1909 का सुधार, इसको कहते हैं हम, इस सुधार को क्या कहते हैं हम, मार्ले। मार्ले कौन था? मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार। ये सुधार किस चीज की सुधार थी? शासन में सुधार, प्रशासन में सुधार। इन सुधारों के माध्यम से ही इन सुधारों के माध्यम से ही भारतीयों को शासन में हिस्सेदारी मिल सकती थी। समझे? शासन में प्रत्यक्ष रूप से भारतीय आ सकते थे। अगर यह सुधार नहीं होता तो शायद भारतीयों को उतना अधिकार नहीं मिल पाता जो धीरे 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 करके उनको वो अधिकार मिला। तो कहने का यही मतलब है कि जो मार्ले मिंटो सुधार था 1909, यह अपने आप नहीं आया। इसके पहले आपको समझना चाहिए। देखो, 1919 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग मैं जैसे पहले पढ़ा रहा था, जैसे स्वदेशी आंदोलन पढ़ाया, बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं उसको, बंगाल के विभाजन के बारे में बताया था। जो बच्चा बंगाल विभाजन नहीं पढ़ा है उसको नहीं समझ में आएगा मार्ले मिंटो सुधार कैसे आया। इसके लिए आपको बंगाल विभाजन को समझना पड़ेगा, स्वदेशी मूवमेंट को, जो स्वदेशी आंदोलन था। अगर आप स्वदेशी आंदोलन को समझोगे फिर आप जाकर मार्ले मिंटो सुधार 1919 के सुधार को आप समझ पाओगे, रिफॉर्म को आप समझ पाओगे, क्योंकि सारे यहाँ से जुड़े हुए हैं। 1905 की घटना ये थी, 1905 की घटना ये थी। और 1906 की घटना क्या थी? जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना क्या थी? मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। 1905 का जो अधिनियम था, हम स्वदेशी की बात कर रहे थे। हम बोल रहे थे नहीं, हम तुम्हारा चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, हम स्वदेशी की बात करेंगे। हम अंग्रेजों द्वारा दिया गया पेशाओं को त्यागेंगे, अंग्रेजों द्वारा दिया गया नौकरी को त्यागेंगे, अंग्रेजों द्वारा दिया गया विश्वविद्यालयों को त्यागेंगे। हम अपना खुद का विश्वविद्यालय बनाएंगे, हम खुद का स्कूल बनाएंगे। ये स्वदेशी की बात की गई थी। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होता है तो मुस्लिम लीग सरकार पर दबाव बनाती है कि तुम हमारे लिए भी कुछ करो, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों के उत्थान के लिए हुई थी। और जैसे जैसे देखो, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद हिंदू मुस्लिम में थोड़ा थोड़ा विवाद देखने को मिला। मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक सांप्रदायिक भावना उत्पन्न होने लगी, और इस भावना को अंग्रेजों ने और बढ़ाया। कब बढ़ाया? 1919 के अधिनियम से, 1909 के अधिनियम से, मतलब मार्ले मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से देखा गया। देखो, जो मार्ले मिंटो था, और मार्ले मिंटो और मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार दोनों में अंतर समझ लो। जो 1909 का था ये मार्ले मिंटो कहा गया, जो 1919 का था मोंटेगू चेम्सफोर्ड कहा गया। तो दोनों में पढ़ाऊंगा, पहले हम समझें मार्ले मिंटो। तो बंग भंग आंदोलन होता है और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ये दोनों का प्रभाव में आकर, क्योंकि दोनों अपने अधिकार के बारे में बात कर रहे थे, इसके प्रभाव में आकर 1909 में जो उस टाइम हमारे देश में जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड मिंटो, और जो अमेरिका में, जो ब्रिटेन में बैठा हुआ था, भारत का जो मंत्री था, जो भारत के जो सचिव था, उसका नाम था जॉन मार्ले। तो दोनों ने मिलकर एक सुधार प्रस्तुत की कि भारत में एक सुधार लाते हैं। इंडिया में सुधार कौन सी थी? इंडिया में जो सुधार था, इसी सुधार को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि
भारत का जो भारत का मंत्री था वहाँ ब्रिटेन में, और मार्ले उसका नाम था। मिंटो कहाँ था? तो मिंटो भारत का वायसराय था। दोनों ने मिलकर सुधार प्रस्तुत की, इसको कहता है मार्ले मिंटो सुधार। आगे सुधार में क्या कहा गया? देखो, मुसलमानों के लिए क्या कहा गया? तुमको हम पृथक निर्वाचन देंगे, पृथक निर्वाचन। यही वो बीज थी जो भारत की विभाजन में कारगर साबित हुई। भारत को विभाजन का दंश सहना पड़ा इसी की वजह से। अगर मार्ले मिंटो सुधार में वह सांप्रदायिकता का बीज अंग्रेजों ने नहीं बोया होता, वह बांटो और राज करो के बीज अंग्रेजों ने नहीं बोया होता, तो शायद भारत का विभाजन नहीं होता। शायद 1947 में एक अखंड भारत ही आज़ाद होता। भारत और पाकिस्तान दो मुल्क के रूप में आज़ाद नहीं होते, समझे? तो 1909 की घटना थी जब पृथक निर्वाचन की बात की। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है मुसलमानों को अपने अलग एक व्यक्ति को वोट देकर उसको चुनने का अधिकार है। तुम्हारे लिए अलग व्यक्ति खड़ा होगा, तुम उसको वोट दो, अपने चुनो। हिंदुओं को वहाँ खड़ा होने का अधिकार नहीं था। पृथक मुसलमानों को, मुस्लिम जो पृथक निर्वाचन की बात की, तुम्हारे लिए अलग मतदान होगा, अलग मतदान की व्यवस्था होगी। ये 1919 के अधिनियम में कहा गया था। देखो, 1919 के अधिनियम में कहा गया था। इतना ही नहीं, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। कहा गया कि जैसे स्वदेशी आंदोलन था और इन नेताओं का दबाव था, और कांग्रेस का दबाव था। कांग्रेस के दबाव में आकर और कुछ ऐसे भी काम किए गए जो हमारे लिए बेहतर थे। 1919 के अधिनियम में इस केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद था उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाई गई। भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। कहा गया नहीं, अब भारतीयों को जो प्रतिनिधित्व था उसको बढ़ाई गई। लेकिन ध्यान रखना, बजट पर चर्चा का अधिकार तो दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। भाई, बजट जो हमारा देश का पैसा था, अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तुम्हारा देश का पैसा अगर हम लोग ले रहे हैं, अभी तक तुमको कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, तुम लोग इस पर चर्चा कर लोगे, पूछ लोगे हमसे कि हाँ आप पैसे को क्या करते हो, क्या कहाँ यूटिलाइज करते हो, इतना तो अधिकार हम तुमको दे रहे हैं 1909 का अधिनियम से। लेकिन ध्यान रखना, मतदान का अधिकार नहीं है। अगर बजट मैं उठाकर कहीं प्रस्तुत करता हूं तो तुम लोग वहां पे पार्लियामेंट में तुम मतदान के अधिकार नहीं है, इस अधिकार को नहीं दिया गया। क्या कहा गया? बस तुम बजट पर चर्चा कर सकते हो, इतना बात कहा गया था, समझे? लेकिन इसकी आलोचना भी की गई है। देखो, कुछ आलोचना है, कुछ महत्व है। जो 1909 का अधिनियम है, कौन सा? मार्ले मिंटो, इसको कहते हैं मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार। जो मार्ले मिंटो सुधार है, ये सुधार 1909 का सुधार है। इस सुधार में क्या की, कुछ इसके पक्ष में बात है, कुछ विपक्ष में बात है। पहला, विधान परिषद में भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला। विधान परिषद में भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला। पहली बार भारतीय जाके विधान परिषद में बैठे, अपने अधिकार को जाने। इससे पहले भारतीयों को विधान परिषद में कोई अधिकार नहीं था। सरकारी कार्यों पर पूछने का अधिकार मिला, जैसे अभी बताया हूं कि बजट पर तुमको क्वेश्चन करने का अधिकार मिल गया। भारतीयों में संवैधानिक अधिकारों की चेतना बढ़ी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो मार्ले मिंटो सुधार, लोगों को लगा कि धीरे धीरे अधिकार मिलने लगे। देखो, किसी को अधिकार देना आसान है, लेकिन अधिकार देकर छीनना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बगावत हो सकता है। तो वही था, भारतीयों को धीरे धीरे अधिकार मिलने लगा। अधिकार जब मिला, जब शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, तो उसको खून चाहिए ही चाहिए। वही बात है कि तुमको अधिकार देकर तुमको अधिकार छीन नहीं सकते। और धीरे धीरे अधिकार मिलने की शुरुआत हो गई थी। 1909 के अधिनियम से एक अधिकार मिला। वह अधिकार क्या था? विधान परिषद में भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व मिला था। और इधर देखो, कुछ चीजें थी, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर किया गया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। वही था जो सांप्रदायिकता का जो पृथक निर्वाचन था, वो पृथक निर्वाचन क्या था? सांप्रदायिकता का बीज था, जिसको जो अंग्रेजों ने बोया। उनका क्या था? फूट डालो राज करो की नीति था। बजट पर मतदान का अधिकार नहीं, बजट पे मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो हमारा पैसा था, हमारे पैसा का तुम यूटिलाइज कर, बस तू। अंग्रेज बोलते थे कि मैं बस बताऊंगा कि तुम्हारा पैसा कहाँ का यूज कर रहा हूँ, लेकिन उस पर तुमको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मत का अधिकार मिल गया तो तुम्हें भाई रोकने का अधिकार मिल गया, तुम मत नहीं दोगे। हो सकता है कि वह उनका बजट पास ना हो पाए, तो मत का अधिकार नहीं था। कार्यपालिका पर नियंत्रण भी नहीं हो सका, और प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसी कोई चीज नहीं थी। जनता का सीधा कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। जनता सीधा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ नहीं पा रही थी, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। यह था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। लेकिन देखो, समझ 1914 बताएं, इसके बाद 1914 से लेकर 1918 तक भारत में नहीं, पूरे विश्व में क्या था? पूरे विश्व में क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध था। क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में शुरुआती समय में
अंग्रेजों का था कि भारत अंग्रेजों का समर्थन करे। और जैसे 1915 में महात्मा गांधी आया, महात्मा गांधी खुलकर सपोर्ट किए कि भारतीयों को अंग्रेजों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी उस टाइम अंग्रेजों का माइंडसेट उतना समझ नहीं पा रहे थे। और 1915 में भारत आए थे, भारत आते आते उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम अंग्रेजों का समर्थन करो। और गांधी जी के कहने पे भारत के लाखों युवा अंग्रेजों के समर्थन में सैनिक के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए। आपको बता दूं, लगभग 13 लाख सैनिक, जो भारतीय सैनिक थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हित में योगदान दिए थे। और लगभग 146 करोड़ रुपया हमारा लगा था, इंडिया का पैसा लगा था भाई इतना, प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ भाई? युद्ध का परिणाम कुछ ऐसे देखने को नहीं मिला, क्योंकि युद्ध के बाद की स्थिति काफी, युद्ध के बाद हमको मिला क्या? रॉलेट एक्ट मिला। क्या मिला? काला कानून मिला, जो आर्म्स एक्ट मिला, रॉलेट एक्ट मिला। ये क्या था? युद्ध के बाद 1918 के बाद की घटना थी, ठीक है। लेकिन देखो, विल्सन ने 14 सूत्र और स्वनिर्णय के अधिकार की भावना को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रसारित किया। और 14 सूत्रीय मांग, विल्सन का जो अधिकार का निर्णय था इसको, और भारत में जो होम रूल आंदोलन चल रहा था, देखो अभी तक मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ होम रूल आंदोलन के बारे में। जो एनी बेसेंट, एक महिला थी, आयरिश महिला थी, जिसका नाम था एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट और तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, तिलक ने मिलकर भारत में एक होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल कहने दो, साधारण होम रूल कहने का मतलब है कि तुम लोग उतना मुझे अधिकार दो, उतना डोमिनियन में शासन करने का, भारत में उतना शासन करने का अधिकार दो, जितना शासन ब्रिटेन में, जितना शासन फ्रांस में, जितना शासन अमेरिका में लोग कर रहे हैं। मतलब अगर अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में देखोगे तो ब्रिटेन का, अगर अमेरिका भी गुलाम है तो वहाँ पे भी कुछ अलग तरीका से शासन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो वहाँ पे अलग तरीका से शासन है। और लेकिन तुम्हारे अंडर, ठीक है, तिलक का कहना था, एनी बेसेंट का कहना था कि तुम्हारे अंडर था कि हम तुम्हारा गुलाम ही रहेंगे, लेकिन हम अपने अधिकार से शासन करेंगे, तुम्हारे नियंत्रण में, क्राउन के अधीन ही रहेंगे। लेकिन होम रूल का मतलब है तुम्हारे घर का नियम ही यहाँ पे लागू होना चाहिए। जैसे ब्रिटेन के अलग अलग जो प्रांत है, वहाँ पर शासन तुम कर रहे हो, वैसे यहाँ भी करो भाई। अपना एक प्रांत मानो, यहाँ का शोषण मत करो, हमें लूट कर मत ले जाओ, यहाँ का धन लूट कर अपने यहाँ मत ले जाओ। इसके खिलाफ में होम रूल आंदोलन चलो, 1916 में चला। लखनऊ पैक्ट आया। इस पैक्ट में देखा गया कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई। कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का काम किया गया इस लखनऊ समझौता में। और कांग्रेस और लीग एकता की देखी गई। और इसको देखते हुए अब इतने प्रभाव बढ़ रहा था। इसको देखते हुए 1917 में, अगस्त 1917 में एक क्रमिक उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई। मोंटेगू की घोषणा थी। मोंटेगू कौन था? मोंटेगू वही मंत्री था जो मार्ले मिंटो को सुधार के टाइम में, मार्ले था वहाँ का जो मंत्री था, ब्रिटेन में भारतीय मंत्री था उस टाइम, मोंटेगू वहाँ के मंत्री था। और मोंटेगू और चेम्सफोर्ड का था, भारत का वायसराय था। तो चेम्सफोर्ड और मोंटेगू ने मिलकर एक सुधार प्रस्तुत की, जिसको कहा गया मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार की सबसे बड़ी विशेषता, 1919 की सबसे बड़ी विशेषता थी द्वैध शासनिक प्रणाली की शुरुआत। ये पहली बार था जब द्वैध शासन लाया गया, जो पहली बार था जो प्रांत में, जो प्रांतीय नियंत्रण में, प्रांत की, जैसे मान लो कि जैसे अभी राज्य सरकारें हैं, तो उस टाइम कुछ ऐसी व्यवस्था की गई थी, जब ये राज्य सरकार है, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसी व्यवस्था की गई थी कि अभी राज्य सरकार के पास कोई पावर नहीं था, सारे पावर जो केंद्र के नियंत्रण में था। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसी व्यवस्था की, 1919 का अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और कहा गया कि जो द्वैध शासन का मतलब है कि जो राज्य का जो विधानमंडल है, विधानमंडल को, देखो जो विधानमंडल है, तो विधानमंडल को अब द्विसदनी कर दिया, विधानमंडल को अब द्विसदनी कर दिया गया विधानमंडल को। एक को गया राज्य परिषद, एक को राज्य परिषद कहा गया और दूसरा को विधानसभा कहा गया। जो विधानसभा, इसको विधानसभा कहा गया। राज्य परिषद, एक केंद्र में 2 स्तर हो गए। अब प्रांतीय स्तर पर देखा जाए, प्रांतीय विधानमंडलों में द्वैध शासन लागू हुआ, लेकिन जो सीमित तरीका से। कैसे लागू हुआ? तो जो प्रांत राज्य थे, इनको कहा गया देखो तुम्हारे पास जैसे 2, वहां पर पहली बार देखा गया कि कुछ जो विषय थे, जैसे मान लो शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, स्थानीय शासन, तो बहुत सारे जो मामले थे 2 भागों में बांट दिए। एक को कहा गया कि हस्तांतरित मामला, एक को हस्तांतरित विषय, और दूसरा को कहा गया, एक को हस्तांतरित विषय कहा गया और दूसरा को कहा गया आरक्षित विषय। एक को कहा गया हस्तांतरित, दूसरा को कहा गया आरक्षित विषय। आरक्षित का कहने का मतलब था इस जो केंद्र था उसका नियंत्रण में था रक्षा, विदेश मामला, जितने मामला थे, जैसे आरक्षित में था वित्त, कानून व्यवस्था, ये सारे मामला थे किसके नियंत्रण में थे? तो
जो सेंट्रल जो केंद्रीय नियंत्रण में थे, लेकिन वहीं जो प्रांतीय नियंत्रण में क्या दिया गया, कृषि, स्थानीय शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्रांतीय नियंत्रण में दिया गया। अब बताओ, पैसा यहाँ है, पैसा यहाँ है, शिक्षा की बात यहाँ की गई है, पैसा यहाँ है, पैसा तुम्हारे नियंत्रण में है, स्वास्थ्य की बात की गई है, हमें स्वास्थ्य पर क्या खर्चा करेगा भारतीय, शिक्षा पर क्या खर्चा करेगा भारतीय, क्योंकि जो प्रांतीय स्तर पे जो जितनी भी सरकारें बनी हो उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक था, भारतीयों का शासन था। जो केंद्र का नियंत्रण का केंद्रीय नियंत्रण तो जो सेंट्रल विधान परिषद था वहाँ पे तो केंद्रीय नियंत्रण था ही, जो 2 भागों में। तो इतना आपको देखो बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखना है कि द्वैध शासन की शुरुआत कहाँ हुई, तो द्वैध शासन की शुरुआत यहीं हुई। ध्यान रखना कुछ और बात, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, पहली बार था महिलाओं को, इसी में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। और सिखों के लिए पृथक, देखो महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला और सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। क्वेश्चन पूछता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम में, सिखों के लिए तो 1919 का अधिनियम है। ये बातें दो याद रखना। देखो 1919 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, दोनों चीज़ें मैं स्पष्ट कर दिया हूँ, इसमें कोई आपको दुविधा नहीं होना चाहिए। देखो प्रतिनिधित्व 1909 सीमित भारतीय सदन था, 1919 में अप्रत्यक्ष जो पृथक निर्वाचन की बात की गई, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, एक सदनी थी। मुस्लिम पृथक निर्वाचन की बात की गई, यहाँ पे सिख पृथक निर्वाचन की बात की गई, यहाँ पे एक सदनी था, यहाँ पे 2 सदनी हो गई, यहाँ पे द्वैध शासन की शुरुआत हो गई, यहाँ पे कोई उत्तराधिकारी शासन नहीं था। तो पहली बार जो घटनाएं थी देख लेना भाई, समझ लेना, पढ़ लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में कोई उत्तराधिकारी शासन नहीं था, 1919 में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई, 1909 में केंद्र में एक सदनीय था, 1919 में केंद्र द्विसदनीय विधानमंडल हो गया, 1919 में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। दोनों में सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रथा जारी रही। दोनों सुधार ब्रिटिश हितों के लिए ही थे, दोनों सुधार क्या थे, ब्रिटिश रक्षा के लिए थे, ब्रिटिशर्स को रक्षा कर रहे थे दोनों अधिकार। ऐसा नहीं है कि वो भारतीयों के लिए थे, अपने हित के लिए। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। 65वीं बीपीएससी पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार में कौन सी व्यवस्था सबसे विवादास्पद थी, पृथक निर्वाचन। 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वैध शासन किस अधिनियम में लागू हुआ, 1919 के अधिनियम में। 61वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोंटेगू घोषणा का उद्देश्य क्या था, क्रमिक उत्तरदायी शासन की स्थापना। देखो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे देखो, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ, 1909 में। द्वैध शासन का अर्थ क्या है भाई, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। 1919 के अधिनियम में पहली बार किसे मतदान अधिकार मिला, महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। पृथक निर्वाचन 1919, द्वैध शासन 1919, पृथक निर्वाचन 1909 जिसमें मुस्लिम शामिल थे, और द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में। देखो राजनीतिक चेतना बढ़ी, महिलाओं, तो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी, मैं आपको बता चुका हूँ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इतना ध्यान से अगर देख लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, आप लोग लाइक करो भाई, लाइक करोगे फिर फीडबैक जाएगा यूट्यूब के पास, उसके हिसाब से वो रिकमेंड करता है। तब लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।